बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के अफराद को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। हमने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि लोग अपने मुख्तलिफ़ अनवा के टेस्ट करवा के हमारे पास आते हैं, जिनमें से कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं लेकिन कुछ टेस्ट गैर ज़रूरी तौर पे भी कराए जाते हैं। ख़ास पे ये वो अफराद होते हैं जो किसी कंपनी पैनल पे जिनके टेस्ट होने होते हैं, तो वो कंपनी पैनल से वो टेस्ट सारे लिखवा के अपने डॉक्टर से और फिर वो करवाते रहते हैं। इस किस्म के गैर ज़रूरी टेस्टों की वजह से बाज़ औक़ात मरीज़ स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं और किसी भी वैल्यू के बोल्ड होने की सूरत में वो यूँ समझ लें कि 24 आवर में वो सो भी नहीं सकते और फिर आके वो डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। तो मैं गाइड करना चाहूँगा डायबिटिक अफराद को कि कौन से टेस्ट उनके लिए ज़रूरी हैं और उनमें से उनकी क्या अफादियत है या उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट की। फ़र्स्ट टेस्ट इज़ हीमोग्लोबिन A1C। ये टेस्ट हर 3 महीने बाद करना चाहिए और ये टेस्ट आपके ब्लड शुगर लेवल को पिछले 3 महीने की एक एवरेज निकाल के दे देता है। अच्छा, अब जब हम एवरेज की बात करते हैं तो याद रहे कि ये टेस्ट एक तरफ जहाँ उसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस भी हैं या उसकी वजह से कुछ मसाइल भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट अपनी ब्लड शुगर लेवल अच्छी रखता है, उसकी फास्टिंग लेवल 110 रहते हैं, उसके खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल 160 रहते हैं, तो उसका जो एवरेज हीमोग्लोबिन A1C आएगा वो 7% या 6.5 के करीब आएगा। अब हम ये देखते हैं कि 2 मंथ्स और 15 डेज़ उसने अपने ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखे हैं, लेकिन आखिरी 10 दिनों में घर में आमों की पेटियाँ आने की वजह से उन्होंने बदपरहेज़ी शुरू कर दी और उनके ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब होने लग गए। अब जो हीमोग्लोबिन A1C होगा वो उनका 9% पे चला जाएगा और पेशेंट के अपने HbA1c रिपोर्ट लेके बैठा 9% की, जबकि पिछले 1 हफ़्ते से अब उन्होंने अपना परहेज़ शुरू कर लिया है और दोबारा ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में भी 120-130 तक आना शुरू हो गए हैं और जो खाना खा के करते हैं तो 160 की बजाय 180 तक आना शुरू हो गए। अगर हम इन लेवल्स को देखें तो फिर ब्लड शुगर लेवल 180 तक जो एवरेज होता है वो HbA1c उसके साथ 8% बनता है। तो जबकि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सिर्फ HbA1c को ट्रीट करें तो कई दफ़ा हम ओवरडोजिंग और कई दफ़ा हम अंडर डोजिंग का शिकार हो सकते हैं। सो HbA1c याद रहे, इस टेस्ट के साथ 3 महीने की और ज़रूर निकालें, लेकिन इसके साथ अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी करें। ऐसा ना हो कि आपके 10% या 9% लेवल को देख के डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट को स्टेप अप कर दे और स्टेप अप करने से जब आपके परहेज़ भी शुरू कर दिया तो ये तक पिछले 3 महीने का अक्स था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से आप सारा मीठा छोड़ देते हैं, आप अपनी वॉक 30 मिनट शुरू कर लेते हैं, आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो अब आपके ब्लड शुगर लेवल वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। तो अगर हम ट्रीटमेंट को स्टेप अप कर देते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको लो शुगर अटैक्स हो जाए। सो जब भी आप अपने डॉक्टर को विज़िट करने जाते हैं 3 दिन का ब्लड शुगर रिकॉर्ड भी लाजमन साथ लेके जाएं। उससे आपके करंट सिचुएशन जो आपकी चल रही है ब्लड शुगर की, वो उसका डॉक्टर साहब को आइडिया होगा और वो आपकी ट्रीटमेंट उसके मुताबिक स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे। जब अक्सर पेशेंट्स को आप क्लिनिक पे देखते हैं और उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई आपकी फास्टिंग शुगर कितनी आ रही है या आप जो घर में किसी खाने के बाद शुगर चेक करते हैं वो कितनी आ रही है, तो बहुत सारे पेशेंट बड़े ही लागर्जी से इस बात का जवाब नहीं देना चाहते। वो कहते हैं ये टेस्ट देख ले, ये सारा मैंने कराया हुआ है। अब वो टेस्ट के बारे में जैसे बता दिया कि हीमोग्लोबिन A1C सम टाइम मिसलीडिंग भी हो सकता है। फिर कुछ और सिचुएशंस हैं, लाइक प्रेगनेंसी है, लाइक ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है,
इन सारी लाइक थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, या हीमोग्लोबिन की वजह से कई सारी बीमारियाँ होती हैं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एस है या हीमोग्लोबिन की ट्रेट है थैलेसीमिया का, उन सिचुएशंस में, या एरिथ्रोपोटिन पेशेंट ले रहा किसी वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो रेड ब्लड सेल्स का टर्नओवर है वो डिफरेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन A1C पार्ट तो टोटल हीमोग्लोबिन का ही है ना। तो अगर आपका टोटल हीमोग्लोबिन स्टेबल नहीं है, किसी वजह से हीमोग्लोबिन में चेंजेस बड़ी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं या वो कम है हीमोग्लोबिन, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो हीमोग्लोबिन A1C है वो मिसलीडिंग होगा, वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं देगा आपकी डायबिटीज़ के ग्लाइसीमिक टारगेट्स के बारे में। सो ये उसकी कुछ प्रिकॉशंस के साथ ये एक अच्छा टेस्ट है। डायग्नोसिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस HbA1c जिस पर्सन का 6.5 से ऊपर हो हम उसको डायबिटिक कहते हैं, जिनका 5.7 से कम हो उनको हम नॉन डायबिटिक कहते हैं, और जो 5.7 से 6.4 वाले लोग हैं इनको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। और प्री डायबिटिक ऐसा सब ग्रुप है ग्लूकोज इंटॉलरेंस का कि जिनको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे तवज्जो देनी चाहिए, वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। ये खाली पेट होना चाहिए, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, पूरी लिपिड प्रोफाइल का पैनल करवाना चाहिए। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल आपको LDL के बारे में, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उनके बारे में आइडिया देगा, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है। एक जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है HDL कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में आइडिया देगा, और ये आपको ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में आइडिया देगा। ट्राइग्लिसराइड्स और LDL को हम बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं और HDL को हम अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो आपका HDL है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए 40 और 50 के दरमियान। जो आपका LDL है उसको कम होना चाहिए 70 और 100 के दरमियान। कुछ लोगों में हम 100 रखते हैं, कुछ लोगों में 70 रखते हैं। ये हम कैलकुलेट करते हैं कि उनके अंदर हार्ट डिजीज़ का रिस्क कितना है। अच्छा, एक बहुत कंसर्न जो टेस्ट है वो ट्राइग्लिसराइड है इसमें से, और इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। इसकी वैल्यू के बढ़ने का तल्लक हाई ब्लड शुगर के साथ भी है, इसकी वैल्यू बढ़ने का तल्लक हाइपोथायराइडिज्म के साथ भी है। थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप हर लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड को ट्रीट नहीं करते, पहले हम इसमें वेट मैनेज करते हैं, हम थायराइड को मैनेज करते हैं, हम ग्लाइसीमिक मैनेजमेंट करते हैं, और अगर फिर वो नॉर्मल ना हो तो फिर हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि इस पे हर सूरत ही ट्राइग्लिसराइड को ट्रीट करना है। लेकिन यूजली जो 800 से अबव ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट होते हैं वो उनके अंदर हमें उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, यानी उनके अंदर पैंक्रियाज की स्वेलिंग का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ये वाली बात है जो ट्राइग्लिसराइड के हवाले से है कि ट्राइग्लिसराइड आपके पैंक्रियाटाइटिस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली हार्ट की बीमारी के साथ इतने लिंक नहीं है जितना कि LDL है। लिंक ये भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट, बट जो LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो बहुत ही बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जब लेवल ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा हार्ट के साथ लिंक्ड होते हैं। सो LDL को वैलेंटाइन ट्रीट करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड के बारे में डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं, ये आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक टेस्ट होता है जो किडनी के फंक्शंस के बारे में है। हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके डिफरेंट कंसर्न्स में से एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो है वो उनकी किडनीज़ के बारे में है। लोग कहते हैं हमारे गुर्दे और जिगर ठीक रहे। अब जब प्यार भी इनसे लोग बहुत करते हैं, जब वो कोई भी बात होती है तो कहते हैं आप मेरे जिगरी यार हैं। इसका मतलब होता है कि मेरे जिगर के बहुत करीब हैं। इसका मतलब ये भी है कि मरीज़ अपने जिगर को काफ़ी वाइटल अहमियत देता है, और होना भी चाहिए। तो एक टेस्ट है किडनी और जिगर के हवाले से अगर बात करें तो एक किडनी के जो टेस्ट है वो है सबसे पहला टेस्ट जो आपको ये बताएगा कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी की डिजीज़ शुरू हो गई है या नहीं हो गई, और अगर शुरू हो गई है
तो कोई ऐसी अद्वियात हैं जो उसको स्लो डाउन कर सकती हैं। उस टेस्ट को कहते हैं स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये वो टेस्ट है जो आपको किडनी के फंक्शंस के बारे में सबसे पहले खबर देता है। हमारे लोग यूरिया क्रेटिनिन करा के जब आते हैं तो वो ये समझते हैं कि यूरिया क्रेटिनिन जो है उनका ठीक है तो किडनी ठीक है। तो मैं थोड़ा इस मिथ को क्लियर कर दूं कि यूरिया क्रेटिनिन जब डिस्टर्ब्ड होते हैं तो किडनी ऑलरेडी स्टेज 4-5 पे चला गया होता है, ख़राब होने की स्टेज पे। लेकिन जो माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया है वो शुरू की स्टेजेस में आ जाता है, जहाँ पे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, फंक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। सो अपने 6 मंथ्स पे, एवरी 6 मंथ्स आप अपना स्पॉट यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया करवाएं। लिपिड प्रोफाइल को भी बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन लें, अदरवाइज़ आपको 3 to 6 मंथली कराने चाहिए। और फिर आ जाते हैं, एक टेस्ट है यूरिया क्रेटिनिन का, वो भी आपका एक दफ़ा हो जाना चाहिए, इसके साथ 6 मंथली हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, यानी आपका आइज़ का मुआयना। इसके लिए आपको फंडोस्कोपी इस टेस्ट का नाम है। आपने किसी आई स्पेशलिस्ट पर जाना है, अपनी आइज़ के अंदर डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट्स देखने हैं, तो वो डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दे देंगे कि नो डायबिटिक इफ़ेक्ट ऑन आइज़ रेटिना या डायबिटिक इफ़ेक्ट है, तो ये उसके मुताबिक फिर पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। साल में एक दफ़ा आँखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कि आप अपने, टेस्ट तो नहीं कह सकते उसको, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कह सकते हैं, कि आप अपने पाँव का मुआयना ज़रूर करवाएं, उसमें पल्सेस चेक करवाएं, उसमें सेंसेशन चेक करवाएं और उसकी अपनी तैयारी करके जाएं डॉक्टर के पास। उस दिन आप प्रिपेयर होके जाएं कि मैंने अपने पाँव का मुआयना भी कराना है। और अपने पाँव के मुआयने में पल्सेस, सेंसेशन और वहाँ पे कोई क्रैक या कोई फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। ये सारा, या एक होता है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करते हैं हम पाँव के ऊपर, उसके साथ वाइब्रेशन की टेस्टिंग होती है। ये भी अर्ली डिटेक्शन करती है आपकी असाबी बीमारी की, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। सो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, न्यूरोपैथी है, जो किडनी की डिजीज़ है या आई की डिजीज़ है, इनको जितना अर्ली डिटेक्ट किया जाए इतना ही इनमें बेहतरी लाई जा सकती है। ऑल दो कॉम्प्लिकेशंस का ये मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, बट डिटेक्टिंग एट अ गिवन टाइम, जहाँ पे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, वहाँ पे इनके अंदर बेहतरी ज़रूर लाई जा सकती है। तो ये कुछ चंद गुज़ारिशात थी डायबिटीज़ के अंदर टेस्टिंग की अहमियत के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और अपना फ़ीडबैक देंगे। थैंक यू।